नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर जताई आपत्ति। कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी? कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। लंबी बीमारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। लोकसभा में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने की संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील। और उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का कहर। सीएम योगी के निर्देश पर प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज स्कूल बंद। तो चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। जी हां, राहुल गांधी को सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला है ये पूरा, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछे सवाल कि राहुल से अपनी बात साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबूत भी मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कहा है कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत हैं, किन सबूतों के आधार पर आप कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तो राहुल गांधी के बिना किसी सबूत के दिए गए बयान पर जो है फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को। 9 दिसंबर 2022 का ये मामला है। उन्होंने कहा है कि आप संसद में भी सवाल पूछ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कहा है कि आप संसद में भी सवाल पूछ सकते थे। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। बिना किसी सबूत के जिस तरह से बयानबाजी कई बार कर देते हैं राहुल गांधी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप संसद में भी सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आपने इस तरह की जो बयानबाजी की है, किन सबूतों के आधार पर आखिर आपने ये बयानबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं। और राहुल गांधी, आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और जिसमें चीन का भारत की जमीन कब्जाने की बात कही थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको आखिर ये कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है? क्या कुछ सबूत है आपके पास? किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत की जमीन को कब्जाया है? विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ रही पूरी ये प्रक्रिया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल गांधी को? कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इतने जिस पद पर वो हैं अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो आम जन तक पहुंचती है। बिल्कुल शैला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान और उसकी भाषा दोनों की को लेकर के आपत्ति जताई और कोर्ट ने उनसे पूछा कि आखिर उनके इस बयान का आधार क्या है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चीनी सैनिकों ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। और इसके अलावा उनका जो शब्दों का चयन था वो भी ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि 20 सैनिकों को मार गिराया चीन ने और इस तरह की बातें कही थी। तो कोर्ट ने उनसे सख्ती से ये पूछा कि आखिर आपके इस बयान का पहली बात सोर्स क्या है, दूसरा आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, तो अगर आपको लगता था कि इन बातों में कुछ तथ्य है तो उचित फोरम होता कि आप संसद में भी ये सवाल पूछ सकते थे सरकार से, उनसे सरकार से क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे। लेकिन आपने अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में
जो उनकी यात्रा चल रही थी, तिरंगा यात्रा, उसमें इस तरह की बात कही, तो ये कोर्ट ने आपत्ति इस बात को लेकर के जताई कि आपको इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ विकास, एक बहुत बड़ी बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की बात कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या इस तरह की बात करना उचित है? अगर आपके पास तथ्य है तब भी क्या इस तरह की बात करना उचित है? और ये सारी बातें तो राहुल गांधी ने बिना किन्हीं तथ्यों के कही हैं। बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा कि आपका जो पहली बात फोरम है इस तरह की बातों को उठाने का, वो संसद है। खासतौर से जो शब्दों का चयन था, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिन शब्दों का चयन किया था सेना को लेकर के या भारत की संप्रभुता को लेकर के, उसको लेकर के कोर्ट ज्यादा नाखुश नजर आया कि अगर आपको कोई इशू लगता भी था इस तरह का, तो आप उसको सही जगह पर सही शब्दों के जरिए उठाते। अब राहुल गांधी को हालांकि वो राहत मिल गई है, अंतरिम राहत जो वो मांग रहे थे, क्योंकि जो पूरा निचली अदालत में मामला चल रहा है उस पर कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाते हुए और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन काफी कड़ी टिप्पणियां की हैं राहुल गांधी के खिलाफ कि जो उन्होंने किया वो एक सामान्य नागरिक से भी अपेक्षित नहीं है, और वो नेता विपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आखिर उनको इस तरह की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है भारत की संप्रभुता को लेकर के और देश की सेनाओं को लेकर के? तो ये काफी उनके लिए एम्बैरेसिंग है। और इसका कोर्ट की जो कार्रवाई हुई वो तो हुई, इसका जो राजनीतिक प्रभाव होगा, और वो भी तब जबकि संसद चल रही हो, वो कांग्रेस के लिए खासा नुकसानदायक होगा, और राहुल गांधी के लिए विशेष रूप से उनको इन बातों का जवाब नुकसानदायक होगा। विकास, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिन पर सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि देश हित में होती हैं, और देश हित में तमाम पार्टियों को मिलकर एक साथ खड़े होना होता है, तभी वो मिलकर एक देश बनता है। ऐसे में क्या नेता विपक्ष को ये बातें समझ में नहीं आती हैं? बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं कि कई बार वो इस तरह के बयान पहले दे चुके हैं, जिनके चलते न केवल उनको बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को विवादों के घेरे में आना पड़ा, और काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी उनके लिए वहां पर पैदा हुई थी। और ऐसा ही कुछ इस बार इस मामले में हुआ है, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी अदालत आपके बयान को लेकर के और खासतौर से शब्दों के चयन को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां करती हैं, तो वो एक नेता की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर के भी सवाल खड़े कर देता है। अपने बचाव में हालांकि उनके वकील ने कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बातें रखें? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से शब्दों के चयन, सूचना और जो बातें उन्होंने कही उनको लेकर के कहीं पर भी राहुल गांधी के साथ नहीं था इन बातों पर। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको राहत तो कोर्ट यहाँ पे दे रहा है जो आपने इंटरिम रिलीफ मांगी है, लेकिन आपका जो व्यवहार है और जो आपने बयानबाजी की है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और खासतौर से जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ भी बात सेना या देश की संप्रभुता के बारे में बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो ये काफी एक नकारात्मक आज के कह सकते हैं कि टिप्पणियां राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की रही हैं। आने वाले दिनों में जब दोबारा सुनवाई होगी तो वो क्या अपनी सफाई रखते हैं, अपने बयान का सोर्स भी जाहिर है वो बताएंगे कि उन्होंने किसी मीडिया को कोट किया, ऐसा किया। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे जब ये कह दिया कि आप जिम्मेदार नेता के तौर पर इस तरह के बयान आपको नहीं देने चाहिए, तो अब जो भी सफाई आएगी उनकी भविष्य में वो नाकाफी ही साबित होगी। शैला, बिल्कुल, सभी नेताओं को एक जिम्मेदार नेता, एक देश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत होना चाहिए, वैसे ही एक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शिबू सोरेन को याद करते हुए उन्हें वंचितों, पीड़ितों और आदिवासियों के लिए किए जा रहे संघर्षों का नेता बताया। शिबू सोरेन के निधन के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे।
दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर, वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के संस्थापक थे और 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष रहे। झारखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव हजारीबाग में उनका जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ का उन्होंने गठन किया। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थापना की और 3 बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। तो लंबा अनुभव रहा उनका। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1989, 1991 और फिर 1996 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2002 में राज्यसभा के लिए चयनित हुए और मनमोहन सिंह सरकार में रह चुके थे। वो कोयला मंत्री समर्थकों में दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो समर्थकों में दिशोम गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं, लोकप्रिय। शिबू सोरेन के 3 बेटे और 1 बेटी भी हैं। बेटे हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो लंबा अनुभव और लंबा संघर्ष शिबू सोरेन का वो अब हमारे बीच नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि श्री शिबू सोरेन जी का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। जमीनी स्तर पर काम करने के अलावा उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में भी योगदान दिया। जनता, विशेषकर आदिवासी समुदायों के कल्याण पर उनके जोर को सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी परिवार के अन्य सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि श्री शिबू सोरेन जी की एक जमीनी नेता थे वो, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की।
ओम शांति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा की कार्रवाई की। तो लोकसभा में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की। आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा। और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल आज चौथे दिन भी जारी है। कुलगाम जिले के घने जंगलों में बीती रात भी गोलीबारी और रुक रुक कर धमाके होते रहे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखल में सहयोग के लिए 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से लैस अपने HAL रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर 1 अगस्त की शाम को ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीमें शामिल हैं। इस ऑपरेशन में अब तक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े माने जा रहे 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। बात करें मौसम की तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बारिश का असर यहां से आने वाली नदियों में दिखाई दे रहा है। चंबल, बेतवा, केन और क्वारी जैसी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली नदियां यमुना में मिलकर प्रयागराज में बाढ़ का रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। जालौन, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं और एक एक मंत्री को जिले का दायित्व सौंपा है।
इसके साथ ही मूसलाधार बारिश के चलते 44 जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश का असर भी अब इन नदियों पर दिखाई पड़ने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति भयावह हो सकती है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। इस कड़ी में कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिहार में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राज्य में उत्पन्न इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र जाकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी और इसके साथ ही एसओपी के मुताबिक आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने का निर्देश भी दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 24 घंटे संचालित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ राज्य में हो रही बारिश से किसानों को रोपनी में फायदा हो रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास सभागार से राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ जिलों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही साथ मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर आपदा से निपटने की तैयारियों पर भी सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बात करते हैं सावन के सोमवार की। तो सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी खबरें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कांवड़ यात्रा दिखाने जा रहे हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। और इस कांवड़ यात्रा का नाम है वृक्ष कांवड़ यात्रा। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार की ओर से हरितिमा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई। दिल्ली के विश्वासनगर शाहदरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ द्वारा ये सराहनीय आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ परिवार के सदस्य सज्जन शर्मा ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, लेकिन वृक्षारोपण भी बेहद महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी है। इसलिए सैकड़ों महिलाओं द्वारा हर हर महादेव के जय घोष के साथ वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिनकी कांवड़ में जल के स्थान पर पौधे लगे हुए थे। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। जितना रुद्राभिषेक का पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाने का पुण्य मिलता है। इसी को गति देने के हिसाब से हमने पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साक्षात शिव रूप में हमारे पेड़ वायुमंडल के प्रदूषण में जो प्रदूषण फैला वो पीते हैं और हमें ऑक्सीजन और प्राणवायु प्रदान करते हैं और जीवनदाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो केवल वृक्ष लगाना ही नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है उसको वृक्षों को गोद लेकर के तरु मित्र और तरु पुत्र के का संकल्प दिलवा करके जब तक वो वयस्क ना हो जाए तब तक उसके लालन पालन की जिम्मेवारी का हम आज संकल्प दिलवाने जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।